हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। देखिए, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का जो विकास है इसकी पूरी क्रिया हमने देख ली थी। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास, यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जो फीमेल गैमेटोफाइट है या जो मादा युग्मकोद्भिद है तो देखिए, इसका जो निर्माण होता है या विकास हम कह सकते हैं, तो इसका विकास कहाँ से होता है। तो इसका विकास जो होता है, देखिए कहाँ से होता है, गुरु बीजाणुधानी से होता है। कहाँ से होता है, गुरु बीजाणुधानी से। और गुरु बीजाणुधानी को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है। और चूंकि जब हमने नर युग्मकोद्भिद देखा था तो नर युग्मकोद्भिद में जो विकास हो रहा था मेल गैमेटोफाइट का, तो उसका निर्माण कहाँ से हो रहा था, उसका निर्माण हो रहा था माइक्रोस्पोरेंजियम से, यानी लघु बीजाणुधानी से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है वो कहाँ से होता है, गुरु बीजाणुधानी से, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो देखिए, जो गुरु बीजाणुधानी है, ठीक है, तो गुरु बीजाणुधानी का निर्माण चूंकि कहाँ पास से होता है, देखिए गुरु बीजाणुधानी से यहाँ पे निर्माण तो होगा मादा युग्मकोद्भिद का। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि गुरु बीजाणुधानी होती कहाँ पर है। तो देखिए, बीजांड के अंदर क्या होते हैं, देखिए बीजांड या ओव्यूल की संरचना जो होती है, तो बीजांड की संरचना के अंदर क्या होते हैं, देखिए बीजांड की संरचना के अंदर कुछ बीजांडकायी ऊतक होते हैं। ठीक है, बीजांडकायी ऊतक होते हैं। देखिए, बीजांड की संरचना के अंदर क्या होते हैं, बीजांडकायी ऊतक होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ जहाँ पे क्या होता है कि गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है, और यहीं पे गुरु बीजाणु कोशिका जो होती है वो पाई जाती है। तो देखिए, बीजांड की संरचना के अंदर एक बीजांडकायी ऊतक होते हैं, और उन्हीं बीजांडकायी ऊतक के अंदर गुरु बीजाणु कोशिका क्या होती है, पाई जाती है या प्रेजेंट होती है। अब देखिए, इसके बाद यदि हम बात की जाए, हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक मैच्योर, यानी कि कह सकते हैं गुरु बीजाणु की क्या है, एक गुरु बीजाणु जो है, देखिए यहाँ पे जो गुरु बीजाणु है, तो गुरु बीजाणु की कोई भी मात्र कोशिका जो होती है, ठीक है, गुरु बीजाणु की जो मात्र कोशिका है, तो गुरु बीजाणु की जो मात्र कोशिका होती है इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। और कैसा विभाजन होता है, तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है मियोसिस, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पे। तो चूंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक से कई सारी कोशिकाएं बनेगी। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू यहाँ पे 4 कोशिकाएं बनेगी। ठीक है। देखिए, एक परिपक्व जो गुरु बीजाणु होता है या गुरु बीजाणु की जो एक मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू यहाँ पे 4 सेल बनती है। ठीक है, कितनी सेल बनती है, यहाँ पे 4 सेल बनती है। तो इन 4 सेलों में से देखिए जो 3 सेल होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्रियात्मक नहीं होते हैं, यानी ये एकदम से बनने के बाद क्या होते हैं, ये कोशिकाएं जो होती है नष्ट हो जाती है। यानी ये कोशिकाएं कैसी होती है, ये तीनों जो सेल होती है ये अक्रियाशील होती हैं। और इसके बाद जो चौथी सेल बनी है ये सेल कैसी होती है, ये सेल होती है पूरी की पूरी क्रियाशील, यानी ये केवल यही सेल जो है लास्ट में क्या करेगी, भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेगी। तो ये चौथी सेल कैसी होती है, ये क्रियात्मक सेल होती है। ये कैसी होती है, क्रियात्मक। तो देखिए, एक गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका से यहाँ पे 4 सेल बनते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, और एक कैसी होती है, क्रियात्मक होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से, देखिए यहां पे आप लिख लीजिए, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने की जो क्रिया होती है, देखिए एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एक बीजाणु भ्रूण कोश। देखिए, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण बनने की क्रिया, भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है,
एक बीजाणु भ्रूण कोष परिवर्धन कहलाता है। एक बीजाणुक भ्रूण कोष परिवर्धन कहलाता है। तो देखिए यहां पे हमने क्या कहा कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से, यानी ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है इसमें से देखिए जब भ्रूण कोष का निर्माण होगा तो अब चूंकि क्रियाशील तो एक ही यहाँ पे गुरु बीजाणु बची है, तो इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु से जब भ्रूण कोष का निर्माण होगा, भ्रूण कोष को हम एम्ब्रियोसाइक भी बोलते हैं, तो देखिए इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु से जब भ्रूण कोष का निर्माण होगा तो उसके बनने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक बीजाणु भ्रूण कोष परिवर्धन कहते हैं। और इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन भी कहते हैं। तो देखिए एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष बनने की क्रिया को हम एक बीजाणु भ्रूण कोष परिवर्धन कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने, देखिए स्ट्रासबर्गर वैज्ञानिक जो हैं, और इसके अलावा जो स्ट्रासबर्गर है इन्होंने गुणसूत्रों की भी खोज किया, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी खोज भी किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। तो देखिए स्ट्रासबर्गर ने इनको पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहते हैं, क्योंकि स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने, क्योंकि स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले पॉलीगोनम नामक पादप में बताया। पॉलीगोनम पादप में दर्शाया। तो देखिए एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो बना है, तो इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष के जो बनने की क्रिया होगी इसको हम एक बीजाणु भ्रूण कोष परिवर्धन कहते हैं, और इसको पॉलीगोनम प्रकार का भी परिवर्धन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इनको पॉलीगोनम पादप में दर्शाया, यानी इनको जो स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में ही इसकी खोज की, हम कह सकते हैं कि इस क्रिया को दर्शाया, इसीलिए इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष परिवर्धन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनी है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु यहाँ पे बनी है, ये जो हमारे पास देखिए एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, ठीक है, इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु से ही क्रिया क्या होगा कि भ्रूण कोष का परिवर्धन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्रियात्मक गुरु बीजाणुधानी या क्रियात्मक गुरु बीजाणु। तो देखिए इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु से क्या होता है, आगे चल के क्या होता है, किसका विकास होता है, मादा युग्मकोद विधि का विकास होता है। इस आगे चल के मादा युग्मकोद विधि या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। मादा युग्मकोद विधि, या इसको हम भ्रूण कोष भी कह सकते हैं, क्योंकि भ्रूण कोष ही तो क्या होता है, मादा युग्मकोद विधि होता है। तो देखिए एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से जो मादा युग्मकोद विधि का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा, क्रियात्मक गुरु बीजाणु से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद विधि के निर्माण के लिए ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होती है ये प्राथमिक कोशिका होती है। तो ये प्राथमिक कोशिका होती है कौन, क्रियात्मक गुरु बीजाणु, ये मादा युग्मकोद विधि के निर्माण के लिए प्राथमिक कोशिका होती है। अब देखिए यहाँ पे मादा युग्मकोद विधि या भ्रूण कोष का परिवर्धन कैसे होगा वो हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मादा युग्मकोद विधि या भ्रूण कोष, या हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे मादा युग्मकोद विधि या भ्रूण कोष, तो मादा युग्मकोद विधि या भ्रूण कोष का परिवर्धन कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है। देखिए ये जो हमारे पास गुरु बीजाणु है ये कैसा है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु।
देखिए ये हमारे पास क्या क्रियात्मक गुरु बीजाणु। यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होगा। तो जो समसूत्री विभाजन होगा यहाँ पे वो कितनी बार होगा, 3 बार होगा। टोटल कितनी बार होगा समसूत्री विभाजन, 3 बार होगा। और चूंकि समसूत्री विभाजन कैसा होता है, एक समान प्रकार का विभाजन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, कितनी बार समसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पे 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। तो देखिए यहाँ पे पहली बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे एक सेल से क्या बनेगी, एक सेल से यहाँ पे देखिए सेल तो एक ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो केंद्रक है तो केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी, केंद्रक यहाँ पे एक केंद्रक है, तो इनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। कैसा होगा, समसूत्री विभाजन होगा यहाँ पे। और ये कैसा समसूत्री विभाजन है, पहला समसूत्री विभाजन। तो इसमें देखिए पहले समसूत्री विभाजन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, क्या होगा, केंद्रक, केंद्रक जो है केंद्रक का विभाजन होगा। तो देखिए समसूत्री विभाजन जब फर्स्ट होगा तो इसमें क्या होगा, एक केंद्रक है, तो यहाँ पे कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने हैं, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, 2 केंद्रकीय अवस्था। क्या बोलते हैं इसको हम, 2 केंद्रकीय अवस्था। तो देखिए यहां पे एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु में जब क्या हुआ, प्रथम समसूत्री विभाजन या फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो इसमें क्या होगा, केंद्रक का विभाजन यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो इसके थ्रू यहां पे एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होगा। अब इसके बाद देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब चूंकि यहां पे 2 केंद्रक बन गए इसलिए इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, 2 केंद्रकीय अवस्था बोलेंगे। अब इसके बाद इसमें सेकंड माइटोसिस होगा, यानी इसमें दूसरा जो है क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ये देखिए माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। तो इसमें जब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी केंद्रक का विभाजन होगा, इसमें भी क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो देखिए इसमें भी जब केंद्रक का विभाजन होगा तो इसके केंद्रक के विभाजन के साथ ही क्या होगा, यहाँ पे चूंकि अंदर कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं, तो जब यहाँ पे भी समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से कितने केंद्रक बनेंगे, अब 2 से 4 केंद्रक बनेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए जब दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 केंद्रकों से यहाँ पे कितने केंद्रक बन गए, 4 केंद्रक बन गए। ये अब जब 4 केंद्रक बन गए तो इस 4 केंद्रक वाली अवस्था को हम क्या बोलेंगे, 4 केंद्रकीय अवस्था बोलेंगे। ठीक है, इसको हम 4 केंद्रकीय अवस्था बोलेंगे। ये देखिए इस अवस्था को क्या बोलेंगे, 4 केंद्रकीय अवस्था बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे केंद्रकों की संख्या कितनी है, 4 हो गई। अब इसके बाद जब अगला विभाजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा समसूत्री विभाजन होगा, यानी थर्ड माइटोसिस डिवीजन होगा यहाँ पे। तो देखिए जब तीसरा समसूत्री विभाजन होगा यहाँ पे, तो इस तीसरे समसूत्री विभाजन के थ्रू देखिए यहाँ पे 4 केंद्रक हैं, तो 4 केंद्रकों से यहाँ पे समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन समान प्रकार का विभाजन होता है। यहाँ पे अब 4 सेल से 4 केंद्रकों से यहाँ पे 8 केंद्र की भ्रूण कोष बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 केंद्रक हैं, तो यहाँ पे कितने केंद्रक हो जाएंगे, 8 केंद्रक हो जाएंगे। ये इस प्रकार से कितने केंद्रक यहाँ पे बन गए, 8 केंद्रक। तो इस 8 केंद्र की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन। तो देखिए यहाँ पे कितने सेल बन चुकी है, सेल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे केंद्रकों की जो संख्या है वो 4 से कितनी बन चुकी है, 8 केंद्रक बन चुके हैं। अब चूंकि 8 केंद्रकों में से देखिए जब हम एक बीजांड की संरचना देखते हैं तो उसमें ऊपर का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं निभाग सिरा। क्या बोलते हैं उसको हम, चलाजा या निभाग सिरा। देखिए बीजांड की संरचना इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे जो ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है, निभाग सिरा। उसको हम निभाग या चलाजा भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो देखिए जो ऊपर का भाग होता है ये कैसा होता है, ये निभाग सिरा होता है। और जो नीचे का भाग होता है, तो देखिए बीजांड में जो नीचे की संरचना होती है जहां पास से पोलन ट्यूब या पराग नलिका इंटर करती है भ्रूण कोष में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार सिरा। इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार सिरा। तो देखिए निभाग सिरा और दूसरा क्या है, बीजांड द्वार सिरा। तो इस निभाग सिरे से और बीजांड द्वार के सिरे से क्या होगा कि चार सेल जो है ऊपर की ओर निभाग सिरे में हो गई और 4 सेल नीचे की ओर कहाँ है, बीजांड द्वार के सिरे में हो गई। अब इसके बाद जब अगला स्टेप आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा
कि कोशिकाएं जो होती है और कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक हैं, देखिए इसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में, यहां पे देखिए अब ये जो हमारे पास अगले स्टेप में ये जो कोशिकाएं हैं ये देखिए एक शेप में आएगी। कैसी शेप में? देखिए इसमें जो टोटल 8 सेल हैं इसमें 3 सेल ऊपर की ओर आ जाएंगी, ठीक है। इसमें देखिए 3 सेल जो है ऊपर की ओर आ जाएगी। देखिए 3 सेल नहीं, यहाँ पे केंद्रक जो है ऊपर की ओर आएंगे, ठीक है, क्योंकि सेल तो क्या है एक ही है। तो यहाँ पे जो केंद्रक है तो 3 केंद्रक ऊपर की ओर आ जाएंगे और 2 केंद्रक कहाँ मध्य में, और इसके बाद 3 केंद्रक जो हैं वो नीचे की ओर आ जाएंगे, ये इस प्रकार से। तो ऊपर कितने केंद्रक हैं? यहाँ पे 3 केंद्रक, बीच में कितने हैं? 2 केंद्रक, और नीचे कितने हैं? 3 केंद्रक। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक के विभाजन के पश्चात क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो यहाँ पे अगली अवस्था में क्या होगा कि जब हम कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य विभाजन। तो देखिए इस कोशिका द्रव्य जब विभाजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? भित्ति का निर्माण होगा, यानी एक वाल का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या होगा? जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यहाँ पे भित्ति निर्माण होगा। तो यहाँ पे समझिए जब बीजांड द्वार और निभाग सिरे से अगले स्टेप में क्या हुआ कि ये कोशिकाएं जो है 3 केंद्रक जो है ऊपर की ओर आ गए कोशिका में, और 2 केंद्रक कहाँ आ गए? मध्य में आ गए, और 3 केंद्रक कहाँ आ गए? नीचे की ओर। अब देखिए जब इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यहाँ पे क्या होगी कि कोशिकाएं बनेगी। तो यहाँ पे जब कोशिकाएं बनेगी तो इनमें क्या होगा? भित्ति का भी निर्माण होगा। तो देखिए चूंकि जब एक परिपक्व भ्रूणकोश जब बनेगा अगले स्टेप में, तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे कितने केंद्रक हैं? 8 केंद्रक हैं। तो देखिए यहाँ पे भित्ति का जब निर्माण होगा तो इस प्रकार से ऊपर की ओर कितनी कोशिका बनेगी? 3 कोशिकाएं बनेगी। तो ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं बनेगी, और ये तीनों केंद्रक जो हैं वो एक एक कोशिकाओं के अंदर होंगे, यानी 3 कोशिकाओं के अंदर कितने केंद्रक हो गए? 3 केंद्रक। और देखिए बीच में कितने केंद्रक रहेंगे? 2 केंद्रक रहेंगे, इस प्रकार से। और नीचे के जो तीनों केंद्रक हैं इनमें भी 3 भित्ति निर्माण हो जाएगी, यानी 3 कोशिकाएं बन जाएगी। तो देखिए नीचे के जो तीनों यहाँ पे नीचे की जो कोशिकाएं हैं इनमें भी क्या हो जाएगी? केंद्रक जो है अंदर इसके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए एक परिपक्व मादा युग्मकोद विधि का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो हमारे पास ये जो है ये क्या है? एक परिपक्व मादा युग्मकोद विधि है, एक परिपक्व भ्रूणकोश, ठीक है। भ्रूणकोश को ही हम क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश को ही हम मादा युग्मकोद विधि बोलते हैं। तो देखिए एक परिपक्व भ्रूणकोश, या हम कह सकते हैं कि एक परिपक्व फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद विधि में क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि एक परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है, यानी एक मैच्योर भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक में कितने केंद्रक और कितने कोशिका होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कोशिका काउंट करना है। तो देखिए कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पे जो ऊपर की ओर कितनी कोशिकाएं हो गई? 3 कोशिकाएं, 1 2 3, ये 3 कोशिकाएं कहाँ हो गई? ऊपर की ओर हो गई। इसके बाद देखिए 3 कोशिकाएं कहाँ हो गई? नीचे की ओर, ये 1 2 3, ये कोशिकाएं कहाँ हो गई? 3 कोशिकाएं नीचे की ओर हो गई। और बीच वाली ये जो पूरी की पूरी सेल होती है या कोशिका होती है, ये कोशिका कितनी होती है? 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो बीच वाली कोशिका होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम केंद्रीय कोशिका बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए ये जो बीच वाली कोशिका इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, इसको केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। केंद्रीय कोशिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये केंद्र में है, बीच में है। अब इस केंद्रीय कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और ऊपर की जो कोशिकाएं होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं, यानी इनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो देखिए केंद्रीय कोशिका हो गई 1, और प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 3। और देखिए इसमें जो ऊपर वाली कोशिका होती है, इस ऊपर वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? हम अंड कोशिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम अंड कोशिका या एक सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अंड सेल या एक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नीचे की दोनों सेल होती है या नीचे की जो दोनों कोशिकाएं हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका।
इसको हम सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, चूंकि यहाँ पे देखिए कितनी कोशिकाएं बन गई, 3 और ये 6 एक साथ, तो हम कह सकते हैं कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में 7 कोश की संरचना होती है। यानी एक परिपक्व भ्रूण कोश यदि है तो उसमें कितने कोशिका होगी, 7 कोशिका होगी। सेल की यदि बात की जाए तो सेल कितनी होगी, 7। और वहीं यदि हम केंद्रकों की बात करें तो देखिए केंद्रकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे केंद्रकों की संख्या 3 तो यहाँ पे है और 3 केंद्रक यहाँ पे हैं, तो 6 केंद्रक हो गए। और जो केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक। तो टोटल केंद्रक या न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, 8। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है कि एक परिपक्व जो भ्रूण कोश होता है तो वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था होती है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए एक परिपक्व जो मादा युग्म कोशिका का डेवलपमेंट या विकास होता है वो कैसे होता है। देखिए एक क्रियात्मक जो गुरु बीजाणु होती है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में भी क्या होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें केंद्रक 2 से कितने केंद्रक बन गए, 4 केंद्रक। और इस 4 केंद्रक वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं, 4 केंद्र की अवस्था बोलते हैं। इसके बाद जब तीसरा माइटोसिस होगा यानी तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें भी केंद्रक का विभाजन होगा। और इसमें जब केंद्रक का विभाजन होगा तो यहाँ पे 4 केंद्रकों से यानी 4 न्यूक्लियस से यहाँ पे 8 न्यूक्लियस यानी 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 सिराएं होती है। जो ऊपर का सिरा होता है उसको हम बोलते हैं निभाग सिरा यानी इसको चलाजा बोलते हैं, और जो नीचे का सिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार सिरा। तो यहाँ पे देखिए 4 केंद्रक ऊपर की ओर रहेंगे निभाग सिरे में और 4 केंद्रक कहाँ रहेंगे, नीचे की ओर बीजांड द्वार सिरे में। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये कोशिकाएं जो है वितरित होकर के 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर चली जाती है और 2 कोशिकाएं मध्य में रहती है, 2 केंद्रक, और 3 केंद्रक कहाँ रहते हैं, नीचे की ओर रहते हैं। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है, अगले स्टेप में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, भित्ति निर्माण होता है। अब जब भित्ति निर्माण होती है यानी यहाँ पे क्या होता है, कोशिका द्रव्य के विभाजन के थ्रू क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कोशिका से यहाँ पे टोटल 7 कोशिकाएं बन जाती है और केंद्रकों की संख्या तो वही रहती है। केंद्रक कितने रहते हैं, 8 रहते हैं। तो इस प्रकार से एक परिपक्व मादा युग्म मुकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। और एक परिपक्व जो मादा युग्म मुकोद्भिद या भ्रूण कोश होता है इसमें 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। तो आपको याद रखने हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।